हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है तो अब बिना देरी किए हुए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में लग जाना चाहिए। इस बार हालांकि यूपीपीसीएस का कटअप थोड़ा ज़्यादा गया है, कोई बात नहीं है। जो सिविल सेवा की जो एग्जामिनेशन है वो आप कह सकते हो टेस्ट मैच की तरह है, तो आप एक बार में ही सफल हो जाओ ये आवश्यक नहीं है, लेकिन आप निरंतर प्रयास में लगे रहोगे तो अगले बार हो सकता है प्री मेन और इंटरव्यू आपका एक साथ हो जाए। तो कोई बात नहीं है, जिनका नहीं हुआ है उन्हें भी अभी जो मेन समय है आपका आंसर राइटिंग का है तो उसकी प्रैक्टिस में आप लग जाए। हम आज की टॉपिक लेते हैं गुप्तकाल, और ये चूंकि टॉपिक अगर हम बात करें तो यूपीपीसीएस का या फिर बीपीएससी का फेवरेट हो जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो हर एक से 2 साल में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछते ही हैं। और ऐसा नहीं है इसमें वो कोई डीप में जाते हैं, बल्कि 3 से 4 टाइप हैं, उसी को बार बार घुमा के पूछते हैं। एक तो प्रश्न जो इनका है, गुप्तकाल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। दूसरे टाइप की अगर हम बात करें तो इस काल में जो कला और साहित्य का विकास हुआ है, इसके साथ ही विज्ञान का जो विकास हुआ है उससे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। तीसरे जो प्रश्न बनते हैं वो गुप्त काल के कला और स्थापत्य के ऊपर। तो ये मेनली प्रश्न के टाइप हैं जिससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। चौथा टाइप एक हो सकता है बना दिया जाए कि संपूर्ण गुप्त काल के ऊपर समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछ लिया जाए। तो आज हम लोग इन्हीं टाइपों को देखने जा रहे हैं और उसमें देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट जो है आपको अवश्य रूप से आपके प्रश्नों में आना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। अगर हम बात करें गुप्त काल की तो इसके स्वर्ण युग कहने का कुछ पैरामीटर होंगे ताकि जो है इसको आप स्वर्ण युग कहेंगे। हालांकि अगर हम बात करें तो कोई युग अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, लेकिन वो तो डिबेट का विषय है, उसमें हम लोग नहीं उलझेंगे, वो ऑप्शनल वालों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग चूँकि जीएस के रिगार्डिंग तैयारी करते हैं तो उतना गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग इससे रिलेटेड प्रश्न को देखेंगे कि आखिर स्वर्ण युग कहते क्यों हैं। तो हमारा जो पैरामीटर होगा चेक करने का, उसमें देखेंगे कि राजनीति में इस काल की क्या उपलब्धि रही है, आर्थिक स्थिति में क्या उपलब्धि रही है, तीसरा जो इस काल में सर्वाधिक विकास हुआ है कला और स्थापत्य का, तो उसे हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे विज्ञान और गणित की क्या स्थिति रही है, और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे इस काल में साहित्य व धर्म के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है। इन्हीं सभी पैरामीटर के ऊपर हम लोग चेक करेंगे आखिर गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा क्यों दी जाती है। अगर हम बात करें राजनीति की तो हमने आपको बताया भी था, राजनीति में हम लोग 2 चीज़ें को देखते हैं। एक तो राजनीतिक विस्तार की बात करते हैं, दूसरा प्रशासन की बात करते हैं। तो विस्तार में अगर हम बात करें तो इस काल के जो भी प्रमुख शासक हुए हैं, वो चाहे चंद्रगुप्त प्रथम हो, समुद्रगुप्त हो, या फिर अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये सभी जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक हुए हैं और इन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपने राज्यों का विस्तार किया है। तो इसमें आप कुछ शासकों का नाम बता सकते हैं। दूसरे अगर हम बात करें इसके प्रशासन की तो इसके जो केंद्र में होते थे वो राजा होते थे, और प्रांत में आप देखोगे तो गवर्नर की चर्चा मिलती है। हालांकि इसमें स्थानीय प्रशासन के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है, जैसा कि आपको मौर्य काल में मिलता है और उसे कुछ लोग केंद्रीय प्रशासन भी कहते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे प्रमाण नहीं मिलता है। इसका एक कारण है क्योंकि आप देखोगे इस युग में सामंतवाद का उदय होते हुए नजर आएगा, और कुछ जो ऐसे पद हैं जिसका आप कह सकते हो कि जन्म या फिर वंशानुगत रूप से प्राप्त होने लगे थे। तो ये सब जानकारी आप बता सकते हो इसके राजनीति में। दूसरी जो बात आती है इस काल की
आर्थिक स्थिति कैसी थी और इतना अच्छा था क्या हम इसे जो है स्वर्णयुग कहते हैं, तो उसे चेक करते हैं। तो इसमें भी हमने आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था में हम 2-3 मुद्दे को लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एग्रीकल्चर, उद्योग, व्यापार, शहर और सिक्के, ये हमारा स्ट्रक्चर है। बस हम इस काल में क्या करेंगे, गुप्त काल से रिलेटेड जानकारी रखेंगे। तो एग्रीकल्चर में आप देखोगे तो समुद्रगुप्त के द्वारा इस काल में सुदर्शन झील के पुनरुद्धार की चर्चा मिलती है। ये मतलब जो है एक इनके सुविशाख, ये गवर्नर थे यानी राज्यपाल थे, जिसके माध्यम से इन्होंने सुदर्शन झील को पुनरुद्धार या फिर उसका जो है कह सकते हैं रीस्ट्रक्चरिंग करवाया था, ताकि एग्रीकल्चर को सिंचाई की व्यवस्था प्राप्त हो सके। तो ये हमें दिखती है एग्रीकल्चर में। दूसरी बात करें अगर हम उद्योग की, तो इस काल में आप देखोगे तो अगर हम बात करें तो मलमल, सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र, इसका उत्पादन भारतीय क्षेत्रों में हो रहा था। इसमें आप क्या कर सकते हो, 1-2 शहर का नाम उदाहरण के रूप में दे सकते हो, जैसे हो गया आपका वाराणसी, मथुरा, इसका नाम आप दे सकते हो। अब बात आती है, इस काल में कुछ जो है उद्योग थे जो लोहे से भी जुड़े हुए थे, जिसमें आपको मिल जाएगा 64 प्रकार के शिल्प इस काल में बनते थे। शिल्पों में आप यहाँ पे सबसे अच्छा उदाहरण दे सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में हो गया आपका मेहरौली का लौह स्तंभ। ये इसलिए भी अद्वितीय हो जाता है क्योंकि आप देखोगे कि अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। तो ये आप उद्योग में बता सकते हो कि उस समय क्या क्या विकास हुआ। अब हम आते हैं और बात करते हैं व्यापार की। तो इस समय व्यापार को आप 2 भाग में बांट सकते हो, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक में क्या होगा, तो जो गांव से शहर तक क्या आता था और शहर से गांव तक क्या जाता था। तो इसमें आप बता सकते हो खाद्यान्न, जो कि गांव से शहर आएगा। ये आप सब काल में कह सकते हो, ये बात कॉमन हो जाती है। दूसरी अगर हम बात करें तो जो शहर में शिल्प बनते थे उसका प्रयोग गांव में होता था। ये आपको आंतरिक व्यापार में दिख जाएगा। बाह्य व्यापार की अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, वर्मा तक व्यापार होता था। इसका प्रमाण आपको समुद्रगुप्त के काल में दिख जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो है श्रीलंका तक जो है अपना वर्चस्व स्थापित किया था। और यहाँ तक कि आप देखोगे कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें भी समुद्रगुप्त का नाम मिल जाता है। तो ये बात आपको यहाँ पे बता देना है। अगली जो बात आती है इसमें शहर का उदाहरण, तो हमने जो आगे पीछे बताया था कि वाराणसी, मथुरा, उज्जैन, ये सब प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे जिसका उदाहरण आप बता सकते हो। अब बात आती है सिक्के की। तो इस काल में जो सिक्के हैं वो सर्वाधिक आपको सोने के सिक्के मिलेंगे, सर्वाधिक सोने के सिक्के। ठीक। और एक इसमें जो सबसे बेहतर उदाहरण है, राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है वयाना। यहाँ से सिक्कों का ढेर मिला है। तो ये सभी बातें आपको आर्थिक स्थिति में बता देना है, जो कि गुप्त काल से रिलेटेड है। अब आते हैं कला और स्थापत्य में हमें इस काल में क्या दिखता है। आइए देखते हैं कला और स्थापत्य की। कला और स्थापत्य की अगर हम बात करें
तो अजंता और बाघ की गुफा, अजंता एवं बाघ की गुफा सबसे अच्छा उदाहरण है। और गुप्त काल की अगर हम बात करें तो गुफा नंबर जो है 16, 17 और 19 जो है, यानी गुफा नंबर, ये गुप्त काल से रिलेटेड माना जाता है। इसी में एक चित्र है मरनासन राजकुमारी की। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि ये किस काल से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगली जो हम बात करें इसमें स्थापत्य की दृष्टिकोण से, तो ये वही काल है जब हिंदू धर्म का पुनरुद्धार हो रहा था, यानी कह सकते हो ब्राह्मण धर्म जो है उसका पुनरुद्धार हो रहा था। तो इसी काल में मंदिर निर्माण आरंभ हुआ था। और चूंकि ये हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत की, तो विशेषकर आप कह सकते हो नागर शैली, तो ये संरचना आपको दिख जाएगी। इसके साथ ही पहले से जो चली आ रही थी, स्तूप हो या फिर विहार हो या कह सकते हैं चैत्य हो, इसका निर्माण पहले से चले आ रहे थे, जो कि उसके क्वालिटी में आप थोड़ा ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल जाएगी। तो ये आपका हो गया कला और स्थापत्य से संबंधित। अब आते हैं विज्ञान और गणित की बात करते हैं। विज्ञान और गणित में डायरेक्ट हम लिख देते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है इस काल के प्रमुख वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने आप कह सकते हो दशमलव पद्धति, पाई का मान, इसकी चर्चा इन्होंने की है। और इन्हीं के समकक्ष एक हुए हैं 12 मिहिर। इनकी एक रचना है बृहत संहिता, और एक और है जिसे हम पंच सिद्धांतिका कहते हैं। इसमें आप देखोगे तो खगोल विज्ञान से संबंधित बातें की गई है, यानी मौसम के पूर्वानुमान, वर्षा की क्या स्थिति रहेगी, इससे रिलेटेड आपको जानकारी इसमें मिल जाएगी। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है। अब बात आती है साहित्य और धर्म से रिलेटेड। धर्म तो आप बता सकते हो हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म इस समय प्रचलित थे। हालांकि हम बात कर रहे हैं इस समय तो हिंदू धर्म का पुनरुद्धार हो रहा था। जैसे कि इस काल में आपको रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि का संकलन होते हुए दिख जाएगा। अब आती है बात साहित्य की। तो इस काल के अगर साहित्य की बात करें तो इसमें भी आपको कुछ उदाहरण दे देना है और आपका काम हो जाएगा। तो साहित्य में जो सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा वो है आपका कालिदास। कालिदास की प्रमुख रचनाएं आपको बता देना है, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम, दूसरा है आपका मेघदूतम। तो ये सब आप उदाहरण दे सकते हो। इसी काल में एक और भी रचना है विष्णु शर्मा जी का, विष्णु शर्मा, और जो रचना है उसका नाम है पंचतंत्र। इसमें आपको मिल जाएगा नीति शास्त्र से संबंधित शिक्षा। नीति शास्त्र का मतलब यह हुआ कि दैनिक जीवन में कैसा व्यवहार करना चाहिए, उससे रिलेटेड इसमें जानकारी दी गई है। तो इन सभी बातों को आपको इसमें लिखना था, और अगर आप इतना बात बता देते हो तो आपका आंसर ये कंप्लीट हो जाता है। इसी में हम एक और प्रश्न को जोड़ देते हैं, जिसमें हमने बताया था कि वो अलग से पूछ लेते हैं कला और स्थापत्य के बारे में। दूसरा हमने बताया था विज्ञान और साहित्य के बारे में। तो अगर आपसे सिर्फ विज्ञान और साहित्य के बारे में पूछा जाए तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, वो हम थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अगर आपसे यहाँ पर सिर्फ विज्ञान और साहित्य के बारे में पूछ लिया जाए तो उस स्थिति में क्या करेंगे, तो हमने जो बताया कालिदास की रचना, विष्णु शर्मा की रचना, ये तो रहेगा ही। इसके साथ हम 2-3 बातों को ऐड कर देंगे। जैसे
इसी काल की रचना है शूद्रक की मृच्छकटिकम। और दूसरा आप देखोगे तो इस काल में आयुर्वेद शिक्षा का भी बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से प्रसार हुआ है और आविष्कार हुआ है। तो आप इसमें बता सकते हो आयुर्वेद चिकित्सा में एक हो गए चरक संहिता और दूसरा उदाहरण आप दे सकते हो सुश्रुत संहिता का, सुश्रुत संहिता। तो ये बातें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके साथ ही आप बता सकते हो कि हिंदू धर्म से रिलेटेड जैसे हमने पीछे बात किया था रामायण, महाभारत, पुराण, ये सभी जो साहित्य हैं इसी काल में संकलित हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे बता के इस आंसर को आप कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी तक हम लोगों ने दो प्रश्न को देख लिया, एक तो स्वर्णयुग इसको क्यों कहते हैं, दूसरा अगर अलग से हमें पूछ लिया जाए साहित्य के बारे में या फिर विज्ञान और गणित के बारे में तो भी हम लोग इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तीसरा जो टाइप बनता है वो इसके कला और कह सकते हैं स्थापत्य से रिलेटेड, तो उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हम इसे प्रश्नों के माध्यम से ही समझ लेते हैं कि गुप्तकालीन कला की विशेषता को बताएं, विशेषता को बताएं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कला में क्या क्या आ जाएगा, स्थापत्य हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा चित्रकला हो जाएगा, अगला हो जाएगा आपका मूर्ति कला और कुछ धार्मिक जो है कला का आप उदाहरण दे सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर स्थापत्य कला के रूप में तो इस काल में जो सबसे जो फेमस रूप से स्थापत्य बने हैं वो आपको मंदिर स्थापत्य दिखेंगे, मंदिर स्थापत्य। और इसके साथ ही जैसा कि हमने बात भी किया स्तूप, चैत्य और विहार, ये तो पहले से चले ही आ रहे थे। और मंदिर में भी हमने बात किया नागर शैली। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इसे एक्सटेंड कर देना पड़ेगा। ये जो नागर शैली के मंदिर बनते थे इसकी जो संरचना होती थी आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार की मंदिर होती थी जिसमें जो भगवान रहते थे आप कह सकते हो तो उसे गर्भगृह कहा जाता था। इसमें मुख्य जो देवी या फिर देवता होते थे उनको रखा जाता था और ये जो आकृति आप देख रहे हो ये शिखर नुमा होता था, शिखर नुमा। इसका मतलब क्या हुआ, तो आप देखोगे नीचे जो है इसकी चौड़ाई ज़्यादा दिखेगी, ज्यों ज्यों ऊपर चला जाएगा तो फिर वो सकरा होता हुआ चला जाता था। तो ये शिखर नुमा आकृति होती थी। इसके ऊपर जो है इसको कहते हैं आमलक, जैसे कि उल्टे कमल की आकृति यहाँ पर बनी होती थी, जो कि हमने स्तूप जब पढ़ रहे थे तो उसमें भी कुछ इसी प्रकार की आकृति बनती थी। और इस आमलक के ऊपर छत्रक का चिन्ह लगाया जाता था। चूंकि ये हिंदू धर्म से संबंधित है तो आप इसमें बता सकते हो जैसे त्रिशूल इत्यादि का इसमें आप कर सकते हो प्रयोग किया जाता था। तो ये आप बता सकते हो नागर शैली के बारे में। कुछ और अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसके जो कह सकते हैं ये आधार जो होते थे वो वर्गाकार होते थे। तो ये बात आपको बता देना है। अब बात आती है इस काल में चित्रकला की। तो चित्रकला का सबसे जो अच्छा उदाहरण है वो अजंता एवं बाघ की गुफा है। और इसमें हमने एक चर्चा भी किया था कि मरणासन राजकुमारी की चित्रांकन हमें मिलता है। कुछ और भी जगह हैं जहां से हमें इस काल से संबंधित चित्रकला का उदाहरण मिलता है, जैसे कि देवगढ़ हो गया, सांची हो गया, सारनाथ हो गया। यहाँ से भी हमें इस काल के चित्रकला का उदाहरण मिल जाता है। तो ये आप बता सकते हो। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मंदिर में भी
देवगढ़ का एक है दशावतार मंदिर, ये आपको नागर शैली में निर्मित दिख जाएगी। तो ये आपको बताना है चित्रकला में। अब बात आती है मूर्तिकला की। मूर्तिकला का सबसे जो बेस्ट उदाहरण है वो है आपका बिहार के सुल्तानगंज में बुद्ध की मूर्ति। ये कांस्य से निर्मित है, कांस्य निर्मित। आप इसमें मूर्तिकला में सबसे अच्छा उदाहरण बता सकते हो। अब बात आती है धार्मिक कला की। तो धार्मिक कला में आप जैसे कि स्तूप हो गया, चैत्य हो गया, या फिर विहार हो गया। और इसमें अब इस काल में एक नई विशेषता देखने को मिलेगी कि जो स्तूप बनाए जाते थे उस पे कुछ चित्रांकन किया जाने लगा। जैसे हो गया फूल, पत्ती, पेड़ पौधे, बादल का चित्र, या फिर वर्षा होते हुए, या कुछ पक्षियों का जो है इस पे चित्रांकन किया जाने लगा था। तो इन सभी बातों को आपको बता देना है और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने अभी तक 3 टाइप को देख लिया। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके चौथे टाइप, जो संपूर्ण गुप्त काल के समाज, अर्थव्यवस्था या फिर धर्म से रिलेटेड प्रश्न आ जाए तो वहाँ पर क्या करेंगे। आइए उसे भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण ही ले लेते हैं, गुप्तकालीन धर्म, समाज एवं अर्थव्यवस्था को बताएं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए हमने यहाँ पर लिया। तो धर्म में आप बता सकते हो कौन कौन से धर्म इस समय प्रचलित थे। देखो, ज़्यादातर बातें हमने जो की है वही रिपीट होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं कहने को। बस आपको यह चाहिए कि सागर में से गागर कैसे निकाले वो आना चाहिए। और आंसर राइटिंग हम अगर बोले तो एक तरह से वही है। आप जानोगे बहुत, लेकिन बहुत ऐसे कम चीज़ हैं जिसका सिर्फ आपको आंसर में यूज करना है। तो आइए देखते हैं धर्म में क्या यहाँ पर लिख सकते हैं। धर्म में आप जैसे बता सकते हो कि हिंदू या फिर ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। और इसी काल में आपको मिलेंगे त्रिदेव, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनकी संकल्पना की जाने लगी। और पहले से जो चली आ रही थी बुद्ध एवं जैन धर्म, वो तो चल ही रहे थे। इसके साथ ही आप देखोगे तो भक्ति और एक है शाक्त धर्म, तो ये भी धीरे धीरे उभरने लगे थे। ये आपको धर्म में बताना है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि इसका समाज किस प्रकार से था। समाज में हम बात करेंगे समाज, इसमें भी 2-3 पॉइंट ले लेंगे और उसी के ऊपर हम लोग इसका सिर्फ अलग से उदाहरण सेट करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, महिला की स्थिति, शहर, इन सभी का उदाहरण दे देंगे और हम आराम से इस पॉइंट को पूरा कर लेंगे। तो वर्ण व्यवस्था आपको इस समय कठोर होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हो रहा था। इसका एक आप उदाहरण भी दे सकते हो, चूंकि इस काल में भूमि दान की प्रक्रिया आरंभ हुई थी, तो कृषिगत जो क्षेत्र था उसका विस्तार जनजातीय क्षेत्र तक हो रहा था। तो इस काल में आपको दिखेगा कि ब्राह्मण धर्म और जनजातीय जो लोग हैं वो आपस में टकरा रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सती पुराण में आपको दिख जाएगा, जिसमें राजा दक्ष, जो कि ब्राह्मण धर्म को प्रतिनिधित्व देते हैं, दूसरी तरफ शिव, जो कि जनजातीय समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं,
इन दोनों का समावेश होते हुए दिखेगा, जो कि आपको शिव पार्वती प्रेम के रूप में। हालांकि अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो ये कथा जानते भी होंगे कि राजा दक्ष जो है तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि जो शिव होते हैं वो जनजातीय समाज से होते हैं और वो अपने शरीर पे आप कह सकते हो बाघ की छाल लपेटे हुए रहते हैं और माथे पे भस्म लगाए हुए रहते हैं, जिससे इनको आपत्ति होती है। तो ये एक तरह से दिखाया गया है कैसे ब्राह्मण समाज और जनजातीय समाज का समावेश हो रहा है। दूसरी तरफ इसी कथा से आप समझ सकते हो कि इस समय महिला की स्थिति में कैसे गिरावट दिखती है, क्योंकि राजा जो दक्ष होते हैं वो शिव से, यानी शिव जो भगवान कहते हैं, उनसे पार्वती की शादी मतलब राजी नहीं होते हैं और लास्ट में पार्वती जी को अग्नि में जाकर अपने आहुति देना पड़ जाती है, जो कि एक उदाहरण मिलता है हमें सती प्रथा का, सती प्रथा का। तो ये आपको दिखेगा कि ये समाज जो है पितृ सत्तात्मक समाज का प्रतिनिधित्व करती है, यानी इस काल में महिलाओं की स्थिति में आपको गिरावट दिखेगी, महिलाओं की स्थिति में गिरावट दिखेगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो एक और भी अभिलेख मिलता है, जो कि है भानुगुप्त, भानुगुप्त का एरन अभिलेख, जो कि 510 एडी का है। इसमें सती प्रथा का उल्लेख भी किया गया है। तो ये सब बता सकते हो कि महिला की स्थिति में क्या गिरावट आई थी। अगला जो पॉइंट है वो है शहर का। तो शहर आप इसमें वही बता सकते हो, वाराणसी, मथुरा, उज्जैन, ये सब आपको प्रमुख शहर इस काल में मिल जाएंगे। एक बात और भी जो है सिक्के के संबंधित, तो स्वर्ण सिक्के का प्रचलन इस काल में आपको ज़्यादा दिखेंगे। और हमने लगभग सारी बात इसमें कर ली। एक अगर बात करें जाति व्यवस्था की, तो जाति व्यवस्था इसमें आपको ज़्यादा दिखेगा, कठोर। इसका रीजन वही है, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। और इसका एक उदाहरण मिलता है कि इस काल में हमें अछूत वर्ग, अछूत वर्ग और चांडाल वर्ग, चांडाल वर्ग, इसका उदाहरण देखने को मिल जाता है, जिससे पता चलता है कि इस समय जो है ब्राह्मणों का कद ऊंचा था और जो निम्न वर्ग थे उनको जो है बहुत ही है दृष्टिके से देखा जाता था। तो ये बातें आपको समाज में बता देना है और आपका जो है यहाँ पर समाज कंप्लीट हो जाएगा। अब एक जो बच रहा है हमारा अर्थव्यवस्था, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था में हमने पहले भी बात कर रखा है, बस उसे यहाँ पर एक जगह कर लेते हैं। जैसे हमें देखना है कृषि में क्या स्थिति थी, उद्योग क्या था, व्यापार कैसा था, और आप इसमें ऐड कर सकते हो अगर, तो सिक्का हमने पहले ऐड कर ही लिया है तो उसे ज़रूरी नहीं है करना। एग्रीकल्चर में आप देखोगे अर्घट और घंटी यंत्र, इसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। अर्घट ये होता था कि कुआं से पानी निकालने के लिए एक यंत्र लगाया जाता था ताकि आसानी से रस्सी को खींचा जा सके। बाद में अगर हला की बात करें तो इसमें बैल का भी प्रयोग किया जाने लगा था और इस पानी को निकाल के क्या किया जाता था, तो खेतों की सिंचाई। उसी प्रकार से घंटी यंत्र भी था, एक कह सकते हो मिट्टी का बर्तन बनाया जाता था कुएं के पास और उन्हीं में जो है पानी को संचित करके रखा जाता था और उसके बाद उससे सिंचाई की जाती थी। तो ये बात आपको एग्रीकल्चर में बता सकते हो। दूसरी ओर बता सकते हो भूमि अनुदान के कारण इस काल में कृषिगत भूमि का विस्तार हो रहा था, तो ये बात आपको एग्रीकल्चर में बता देना है। उद्योग की अगर हम बात करें तो आपको मलमल, सूती वस्त्र, इसका आप कह सकते हो उत्पादन हो रहा था और 64 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख भी मिल जाता है। तो ये आप उदाहरण दे सकते हो। व्यापार में हमने पहले भी बात किया था, आंतरिक और बाह्य व्यापार।
उसे आप यहाँ पे उदाहरण दे सकते हो श्रीलंका, बर्मा और दक्षिण पूर्व एशिया। इसमें हमें जो एक बात ऐड करना है वो आयात क्या होता था और निर्यात क्या होता था, और हमारा ये हो जाएगा। आयात हम लोग क्या करते थे, तो घोड़ा, चूँकि घोड़ा अच्छे क्वालिटी का भारत में नहीं उपलब्ध था, और इसके साथ ही जो राजा वर्ग होते थे वो अपने लिए विलासिता की वस्तु, विलासिता की, जैसे शराब हो गया या फिर पहनने के लिए जो अच्छे किस्म के कपड़े होते थे वो आयात किए जाते थे। वहीं अगर निर्यात की बात करें तो इस समय हाथी दांत और सीप या मोती का निर्यात किया जाता था। ये आपको बता देना है। लास्ट में जो सिक्का है उसमें हमने पहले भी बात किया है कि स्वर्ण सिक्के सर्वाधिक गुप्त काल में ही प्राप्त हुए हैं, जो कि आप बता सकते हो कि ये अर्थव्यवस्था का भी एक आधार था, और इससे पता चलता है कि इस काल में व्यापार जो है बहुत ही उन्नत किस्म का था। तो इन सभी बातों का चर्चा हम लोग कर लेंगे और हमारा जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने गुप्त काल से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं उसे देखने का प्रयास किया। आज के क्लास में इतना ही है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, और हम बात करेंगे पूर्व मध्यकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसे हम लोग कैसे हल करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।